जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में एमबीपी इंस्टीट्यूट के चैनल पे। तो पहले आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज आप लोग को जैसा कि आप लोग पता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हमने पूरा का पूरा मैराथन मतलब 1 शॉट जो क्लास है हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देख ली होगी। अब क्या करना है, चैप्टर 4 आप लोग का जो एनसीईआरटी है क्लास 12 फिजिक्स है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो हमने सोचा है कि आज 1 शॉट में ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 कवर करेंगे। और जिस तरह मैंने पेज पर लिख कर रेडी किया है, टोटल आप लोग देख सकते हैं कि पूरे 25 पेज में आप लोग को नोट्स के लिए आप लोग को क्या करना होगा। पहले तो मैं एक व्हाट्सएप चैनल बनाऊंगा एमबीपी इंस्टीट्यूट के नाम से, सारा का फ़ोटो उसमें डाल दूंगा। लेकिन फ़ोटो से काम तो होगा नहीं, आप लोग को इसको समझना होगा। तो समझने के लिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी होगी। पूरा का पूरा बाबू 25 पेज में पूरा का पूरा पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हमने पूरा का पूरा लिख कर आप लोग देख सकते हैं 25वें पेज तक हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। 25वें पेज तक हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, बैठ जाइए स्थाई से कुर्सी पे, अपने मेज पे बैठकर पूरा का पूरा चैप्टर कवर कीजिए। जैसे कि आप चैप्टर 1 कवर किए थे, चैप्टर 2 कवर किए थे, चैप्टर 3 कवर किए थे। चैप्टर 1, 2, 3 कवर करने के बाद ही चैप्टर 4 पे आइएगा। पहले तीनों चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद चैप्टर 4 देखिएगा। ठीक है, पूरा का पूरा ऑलरेडी मैंने नोट्स पे लिख लिया है। मैं तो चैप्टर 5 भी पूरा का पूरा लिख चुका हूँ। पहले चैप्टर 1 इसको शूट कर रहा हूँ, इसको अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर 5 भी शूट करके इस चैनल पे एमबीपी इंस्टीट्यूट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगस्त तक हमने सोचा है कि पूरा का पूरा फिजिक्स अगस्त और 10 या 15 दिन सितंबर तक हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद अगले महीने से हम क्या करेंगे बाबू कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी सब सारा का सारा सब्जेक्ट इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बायो में एक और चैनल है एमबीपी कंपटीशन, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने ये सारा का सारा नोट्स ऑलरेडी कई घंटे में पेज पर लिखकर तैयार कर लिया है, जिससे मैं वीडियो में कुछ लिखूंगा नहीं, केवल आपको समझाते चलूँगा। इससे आपका जो समय 5 या 6 घंटे में कवर होना था वो मुश्किल से 1 घंटा जाएगा। 1 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बोर्ड पर लिख कर भी समझाऊंगा। पहले आप इस तरह आदत डाल लीजिए, पहले टैक्टो को देख लीजिए, पेज पर कवर कर लीजिए, उसके बाद हम उसको इस प्रकार ही कवर करेंगे। या आपको इस तरह ही समझ में आ जाए पूरा नोट सही, तो वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे उसको भी देख लेंगे तो सही होगा। ठीक है, पहले मैंने सोचा है कि खुद के नोट्स से कवर कराऊँ, फिर उसके बाद इसको बोर्ड पे लिख कर कवर कराऊंगा। जब नोट्स से मैं इसको कवर करा रहा हूँ तो वीडियो मुश्किल से 45 मिनट 1 घंटे की जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको लिख कर कवर कराऊंगा, जैसे कि आप चैनल पे जाएंगे, देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जाएंगे, क्या देखेंगे, आपको ये देखने को मिलेगा कि वीडियो कहीं ना कहीं बहुत लंबी है। वीडियो बहुत लंबी है, 1 या 1.5 घंटे में कोई चैप्टर कवर नहीं होता है। लेकिन ऑलरेडी हमने इन चीज़ों को सबको क्या किया है, लिख लिए हैं बाबू। लिखने के कारण ये चीज़ें क्या हो गई हैं कि कहीं ना कहीं आपको कम समय में लगेगा, केवल इसको पढ़कर मुझे समझाना है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब होगी 3 मिनट तक तो हमने इंट्रोडक्शन ही दे दिया, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना। चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो आप कहेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी एक छोटी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे। अगर कोई पूछे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है तो आप क्या कहेंगे, इस क्षेत्र पर किसी बिंदु पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई एक छोटी चुंबकीय सुई के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। इसमें देखिए एक प्रयोग है ओरस्टेड का, चुंबकीय क्षेत्र को ही लेकर, इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है ओरस्टेड का प्रयोग, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, ठीक इसी प्रकार एक चालक के चारों ओर
जिसमें कि वैद्युत धारा बह रही हो, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जा रहा है। ओरस्टेड का प्रयोग उन्होंने क्या कहा है कि जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना, उसी प्रकार अगर कोई चालक है उसमें वैद्युत धारा अगर बह रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इस संबंध में ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया जो चित्र में दिखाया गया है। देखिए चित्र ए बी सी 3 चित्र मैंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने छोड़ा है, चाहे चित्र छोटा हो बड़ा हो, टॉपिक छोटी हो बड़ी हो, पूरा का पूरा देख रहे हैं 25 पेज में मैंने लिखकर कवर कर लिया है, पूरा चित्र सहित, एक लाइन मैंने नहीं छोड़ा है। क्योंकि आपका देखिए आप क्या करेंगे, एक मैराथन क्लास से कहीं ना कहीं आप इसका नोट्स भी बनाएंगे, चीज़ों को कवर भी करेंगे। अगर गलती से भी एक दो टॉपिक छूट गई होगी तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर कराते समय, या इसको जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको करा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से छुट्टी नहीं होगी, हो सकता है कि एक या दो टॉपिक छुट्टी हो, वो भी बड़ी टॉपिक नहीं, जो मेन है वो नहीं हो सकता है। तो अगर छूटेगी भी मैं देखूंगा उसको तो आपको कवर करा दूंगा। बाकी तो मैंने सारा चीज़ें लिख लिया है, इसमें एक भी प्रयोग छोड़ा नहीं है। इसमें कह रहा है कि इसमें एक चालक तार AB को दाब कुंजी के द्वारा बैटरी के ध्रुवों से जोड़ा गया है तथा इस तार को एक चुंबकीय सुई के ऊपर सुई के समांतर उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया है। जब तार में वैद्युत धारा नहीं बढ़ती है तो सुई तार के समांतर बनी रहती है। ये देखिए सुई तार की पहला वाला ए वाला चित्र, सुई तार के समांतर बनी रहती है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में वैद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो चुंबकीय सुई यहाँ चित्र बी देखिए विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो जाता है। यहाँ देखिए यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए, चित्र सी में देखिएगा, यदि कह रहा है कि यदि परिपथ में धारा की दिशा उलट दी जाए तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। सुई के विक्षेपित होने से पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए विक्षेपित होगी। लेकिन ओरस्टेड ने क्या कहा है कि जब किसी चालक तार में भी अगर धारा प्रवाहित होगी तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसका प्रूफ क्या है कि चुंबकीय सुई में विक्षेपण होना, चूँकि विक्षेपित हो रही है, वही कह रहा है कि विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। सुई के विक्षेपित होने से पता चलता है कि क्या पता चलता है कि तार में वैद्युत धारा बहने से इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तार में धारा बढ़ाने तथा सुई के तार के निकट लाने से विक्षेप बढ़ता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। चूँकि वैद्युत धारा गतिमान आवेश होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा अथवा गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो वैद्युत धारा भी उत्पन्न करेगा, गतिमान आवेश भी करेगा। इसको हमने अभी ओरस्टेड के प्रयोग से देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ओरस्टेड का प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई टॉपिक ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने कवर पूरा का पूरा किया है बाबू। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट का नियम। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को कहते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। क्या कहते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम। चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओरस्टेड का प्रयोग अभी पढ़े हमने। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा यल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान dB निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये देखिए एक धारावाही चालक इन्होंने लिया है, धारा I dl वेक्टर एक छोटा सा अवयव लिया है, दो चुंबकीय क्षेत्र लिया है P और P'। इसके आधार पर ये बताए हैं, क्या बताए हैं? पहला इन्होंने बताया है कि यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपाती होता है। कौन? ये चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र तो उसके लिए होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र इसकी अवयव की लंबाई dl के अनुपाती होता है। अब फिगर देखते रहिएगा। यह अवयव की लंबाई और अवयव को बिंदु P से मिलाने में रेखा के थीटा के ज्या मतलब ये जो एंगल बन रहा है इसके साइन के अनुपाती होता है। कौन? चुंबकीय क्षेत्र। और कह रहा है कि यह P से R के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ देखिए, तब
डी बी इक्वल टू 1/r²। इन चारों नियमों को मिला देंगे तो डी बी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा/r²। इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। यदि चालक निर्वात तथा वायु में स्थित हो तो इस संबंध को निम्न रूप से लिखते हैं, डी बी इक्वल टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा/r²। μ0/4π को ही अनुपानुपाती नियतांक कहते हैं, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसी को बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, फिगर याद कर लिया आपने, कैसे कैसे डेरिवेशन करना था ये याद कर लिया आपने। ठीक है, एक और चीज़ पूछा जाता है कि निर्वात की चुंबकशीलता μ0। एक मिनट रुक जाइए, पेज को हम थोड़ा सा एक और रखते जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में जब पेज खत्म हो जाएगा उस पे का थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय लगेगा। निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध अगर कोई पूछे तो C इक्वल टू 1/√μ0 ε0। कोई पूछे μ0 ε0, देखिए पहले इसलिए मैंने कहा चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ के आइएगा। ε0 की व्याख्या उसमें की गई है कि ε0 क्या है, चैप्टर 1 में ही है ε0। तो संबंध होता है C इक्वल टू 1/√μ0 ε0। अब है बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दो ही अनुप्रयोग है इम्पॉर्टेंट, दोनों मैंने लिया है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों को देख लीजिएगा। पूछता है, बिल्कुल पूछेगा। इसके बाद चलेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं आगे। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग पूछता है नाम लेकर कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अन के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए पहले फिगर को देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे कैसे हमको निकालना है। ठीक है, माना एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या ए है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें धारा आप लोग देख रहे हैं आई प्रवाहित हो रही है। माना कुंडली की अक्ष पर एक बिंदु P है, आप लोग यहाँ देखिएगा। और इस प्रकार का फिगर ये कोई नया नहीं है, चैप्टर 1 में भी है। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ यूज किया जाएगा। एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ पर P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम कुंडली को अनेक छोटे छोटे अवयवों से बना मान सकते हैं। इसका छोटा अवयव AB है, दूसरा भी है AB डैश भी है। ठीक है, एक AB है जो कागज के तल के लंबवत है, इसकी लंबाई डेल्टा यल है, इसकी लंबाई डेल्टा यल है। आप लोग देख रहे हैं इसकी लंबाई डेल्टा यल है, इसकी लंबाई डेल्टा यल है। इसकी लंबाई डेल्टा यल है। देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा यल। अब यहाँ क्या करना है, माना बिंदु P से इसकी दूरी r है, माना बिंदु P से इसकी डेल्टा यल की बात कर रहा है, इसकी दूरी, इसके केंद्र से दूरी x है, लेकिन इसके डेल्टा यल से दूरी कह रहा है कितनी है, r है। तब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर डेल्टा B क्या हो जाएगा, डेल्टा भाई छोटी सी लंबाई के लिए ले रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो छोटा भाग लेंगे। तो डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I इंटू डेल्टा यल साइन थीटा/r², जो होता है अभी हमने पढ़ा है, दूरी r है, r² हो गया। ठीक है, जहाँ थीटा अवयव की लंबाई डेल्टा यल और अवयव बिंदु को P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है। ये क्या कह रहा है, थीटा क्या है कि जहाँ थीटा अवयव की लंबाई डेल्टा यल और अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है थीटा, और यह कोण कितना है, 90 अंश। ये कोण कितना, इस पर क्योंकि ये लंबवत है, हमने बताया कि ये अवयव लंबवत है, ये वाला कोण कितना है, देखो 90 अंश है। तो वही कह रहा है, अगर 90 की वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा B इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा यल साइन 90/r²। इस साइन 90 की वैल्यू 1, μ0/4π I डेल्टा यल r²। ये क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B की दिशा कागज के तल के लंबवत, अवयव डेल्टा यल तथा r के तल के लंबवत दाएं हाथ के पेंच का नियम है, उसके अनुसार दो अवयव में वियोजित किया जा सकता है। देखिए ये जो वियोजन है, ये जो साइन अल्फा कास अल्फा दो घटकों में वियोजन किया गया है। दाएं हाथ के पेंच का नियम भी मैं आपको बता दूंगा। दाएं हाथ के पेंच का नियम शायद मैंने कवर किया कि नहीं, मुझे याद नहीं है, पूछा भी जाता है। अंगूठे वाला नियम जो है वो मैंने कवर किया है। ठीक है, ये पेंच के नियम को भी मैं बता दूंगा कि कैसे पेंच का नियम हम लगाते हैं। अंगूठे वाला अभी आगे है, ठीक है, उसको पहले एक बार अप्लाई करेंगे तब इसको बताऊँगा कैसे दो घटकों में वियोजन करना है। वियोजन के बारे में मैंने बताया है,
पहले ही चैप्टर में विभाजन के बारे में बताया है कि जब होता क्या है कि इसको दो घटकों में विभाजित करते हैं, एक लंबवत वाले में, एक क्षैतिज वाले में। तो यहाँ भी सेम काम किया गया है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए एक डेल्टा बी साइन अल्फा जो कुंडली डेल्टा बी साइन अल्फा, देखिए फिगर देखते रहिएगा, डेल्टा बी साइन अल्फा की बात कर रहा है। डेल्टा बी साइन अल्फा कह रहा है कि एक डेल्टा बी साइन अल्फा जो कुंडली की अक्ष के अनुदिश है तथा डेल्टा बी कास अल्फा जो अक्ष के लंबवत है। आप देखिए जो कुंडली की अक्ष के अनुदिश है, देखिए डेल्टा बी साइन अल्फा ये कुंडली के अक्ष के अनुदिश है। कह रहा है डेल्टा बी कास अल्फा इसके लंबवत है। हालांकि ये पहले भी साल हमने कराया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो चेंज थी। अब बिंदु ए बी के विकटता अभिमुख लंबाई दूसरा अवयव ए डैश बी डैश लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा अवयव, पहला अवयव तो मैंने बताया कि ए बी लेते हैं, दूसरा अवयव कह रहा है कि ए डैश बी डैश लेते हैं। फिर कह रहा है कि इसके कारण बिंदु पी पर चुंबकीय तीव्रता भी डेल्टा बी होगी, बिल्कुल, परंतु इसकी दिशा चित्रानुसार होगी। इसकी दिशा चित्रानुसार होगी। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी को अक्ष के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करने पर यह पाया जाता है कि लंबवत घटक डेल्टा बी का सल्फा परस्पर निरस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत हैं और विपरीत दिशा में हैं। तो ये वाले तो निरस्त हो जाएंगे। चैप्टर 1 में भी जो हम लोग निकाले थे वहाँ पर भी निरस्त हो गए थे, लेकिन ये वाले जो अनुदिश है यही दोनों जुड़ जाएंगे। कह रहा है कि लेकिन जो जबकि अक्ष के अनुदिश घटक डेल्टा बी साइन अल्फा जुड़ जाते हैं, सममिति से कुंडली तार चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा, तो B इक्वल टू डेल्टा बी साइन अल्फा, B इक्वल टू समेसन ऑफ डेल्टा बी साइन अल्फा, और चूँकि साइन अल्फा इक्वल टू A अपान R। देखिए साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अल्फा लंब ए लंब अपान कर्ण, लंब अपान, देखिए साइन अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो अल्फा है ये है गया लंब, यहाँ पर भी ये दूरी A है, यहाँ पर भी ये दूरी R है, तो लंब अपान कर्ण, इसलिए साइन अल्फा इक्वल टू A अपान R। कन्फ्यूज मत होइएगा, ये तो कक्षा 9 की चीज़ है कि साइन, देखिए साइन अल्फा इक्वल टू A अपान R समीकरण फर्स्ट से डेल्टा बी का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन है, ये है समीकरण फर्स्ट। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एन अपान R स्क्वायर, यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। रखिए B इक्वल टू समेसन ऑफ म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल अपान R स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। देखिए ये तो डेल्टा बी की वैल्यू हमने केवल रखा है, बी की वैल्यू रखा है, बी की वैल्यू रखा है, साइन अल्फा की वैल्यू A अपान R, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए म्यू 0 अपान 4 पाई आई ए आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, डेल्टा एल जुड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एल तो कुंडली की लंबाई है ना। डेल्टा, अच्छा बताइए ये जो स्मॉल भाग यल लिया गया है किसका लिया गया है, इस कुंडली की, वृत्ताकार कुंडली की, इसकी लंबाई, इसकी परिधि है 2 पाई R, उसी चीज़ को इसमें लिख दिया गया है 2 पाई R, चूँकि ए क्या है, अच्छा बताइए ए क्या है, यही ना इसकी त्रिज्या है, यही R की जगह ए लिया गया है, क्योंकि R दूरी तो ये वाली ले ली गई ऑलरेडी, तो इसको R नहीं लिया गया, इसको ए लिया गया है। फार्मूला होता है 2 पाई R की जगह ए है, R इक्वल टू, अब देखिए R से इसकी वैल्यू को रख दिया गया है, R इक्वल टू, अच्छा क्या होगा, ए स्क्वायर अपान एक्स। देखिए अब बताइए कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, आधार स्क्वायर अंडर रूट, लंब स्क्वायर, इन दोनों को अंडर रूट में कर दिया जाएगा। यही चीज़ इन्होंने कहा है कि R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान 2। तो B, देखिए अब यहाँ पर जहाँ R है इसकी यही वैल्यू रख दिया गया है, B इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 3 पावर 2, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए 1/2 वाला इसमें जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 3/2, तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 पावर 2। यदि कुंडली में n फेरे हों तो प्रत्येक फेरा b के लिए सहयोग करेगा, तब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, इसमें n भी जुड़ जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई 2 पाई यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 पावर 2, यही n को यहाँ पर n लिख दिया गया है, और क्या किया गया है 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दिया गया है, तो नीचे क्या बचेगा 2 म्यू 0 यानी इसके स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3 पावर 2, यही है कुंडली चुंबकीय क्षेत्र कुंडली की अक्ष के अनुदिश। समझ में आया ये चीज़ आपको? चलिए ये आप लोग का क्लियर हो गया कैसे। देखिए R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 1/2, तो यहाँ चूँकि R का क्यूब है तो जो घात है वो 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, और बाकी चीज़ें तो आप समीकरण फार्मूला देख ही रहे हैं, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा वाला अनुप्रयोग देखते हैं। दूसरा वाला अनुप्रयोग क्या कर रहा है,
दूसरा वाला अनुप्रयोग, देखिए दूसरा वाला है कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा वाला पूछेगा, नाम लेगा कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि माना कि एक तार ए मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार लूप में मुड़ा है। ए त्रिज्या का तार एक वृत्ताकार लूप में मुड़ा है, इसमें भी धारा आई एम्पियर की धारा है। हमें इस लूप के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके कह रहा है ना केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वहाँ पर उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र पर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। मान लो कि इस लूप की परिधि अनेक लघु अवयवों से बनी है। पहले एक छोटे अवयव के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के पूरे लूप के लिए निकाल लेंगे। यही रूल होता है फिजिक्स का, मैथ का भी। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अवयव डेल्टा एल के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा ए स्क्वायर, इसकी त्रिज्या का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए जहाँ थीटा अवयव डेल्टा एल को वृत्त के केंद्र के मिलाने वाली रेखा के बीच कोण है, बिल्कुल। जहाँ थीटा इक्वल टू 90, चूँकि परिधि प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होती है। ये वाला कोण जो कह रहा है कि चूँकि त्रिज्या जहाँ भी होगी इस परिधि पर लंबवत होगी, तो यही तो साइन थीटा वाला कोण है। तो ये कोण कह रहा है कि 90 होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपन ए स्क्वायर केवल बचेगा। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा लूप के तल के लंबवत है। तार का चाहे कोई भी अवयव लिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी सभी के लिए एक ही होगी। अतः पूरे लूप पर जो केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मान सभी अवयवों के योग से प्राप्त होगा, बिल्कुल। जबकि कोण बराबर है, दूरी बराबर है, तो एक छोटे अवयव के लिए निकालेंगे तो वही चीज़ पूरे अवयव के लिए निकाल लेंगे, वही सेम होगा। तो देखिए बी इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल अपन ए स्क्वायर। अब बताइए क्या क्या कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल डेल्टा एल है, डेल्टा एल बचेगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। ये क्या है, परिधि तो है, परिधि 2 पाई ए हो जाएगा, रख देंगे वैल्यू। क्या एक ए से ए कैंसिल, बचेगा क्या, बी इक्वल टू म्यू 0I/2a। क्योंकि इसमें क्या करेंगे, देखिए बी इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा अपन ए स्क्वायर, म्यू 0/4 पाई आई अपन ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेल्टा एल की वैल्यू इसकी परिधि 2 पाई ए, तो बी इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपन ए स्क्वायर 2 पाई ए, बी इक्वल टू म्यू 0I/2a न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कहेगा कि कुंडली में अगर n फेर हो तो n का गुणा हो जाएगा। बस यही चीज़ बता रहा है कि ये कागज के लंबवत है। ठीक है, चलिए ये तो दोनों अनुप्रयोग हो गया। अब पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके भी अनुप्रयोग होंगे 2, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए इसके भी कुछ अनुप्रयोग हैं, उसको भी देख लेते हैं। पहले तो एम्पियर का परिपथीय नियम देखेंगे। तो आप पढ़ेंगे जब गॉस का नियम, तो आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे के सदृश हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है वैद्युतिकी में गॉस के नियम के सदृश है। कैसे, देखिए लिखा भी है कि विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के सदृश ही है। बिल्कुल यही सेम चीज़ वहाँ पर है, लेकिन वो क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के लिए था, ये वैद्युत क्षेत्र के लिए है। बस यही चीज़ है दोनों में। चलिए कथन क्या है कि जब किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन तथा पथ द्वारा गिरी नेट द्वारा I का म्यू 0 गुना होता है, अर्थात समेशन ऑफ B इंटू DL वेक्टर इक्वल टू म्यू 0I। क्लोज, ये क्लोज पृष्ठ है, ये जानते हैं ना। वहाँ पर भी हम जब लोग निकाल लेते गॉस का नियम, तो क्लोज पृष्ठ के लिए समेशन ऑफ क्लोज पृष्ठ, ये क्लोज पृष्ठ का समेशन है वेक्टर B इंटू DL वेक्टर इक्वल टू म्यू 0I। प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ देखिए, माना कि कागज के तल के लंबवत एक लंबी तार XY है जिसमें ऊपर की ओर धारा I प्रवाहित हो रही है। माना R त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B इक्वल टू म्यू 0I/2 पाई R। पहला समीकरण म्यू 0I/2 पाई R इसके लिए निकाला गया है। वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का परिमाण समान है तथा समीकरण फट से दिया जाता है।
तथा दिशा वृत्ति पथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की अनुदिश है। अतः वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु बी और डीएल एक ही दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र के पाथ के अनुदिश रेखीय समाकलन होगा बी डी एल cos थीटा थीटा इक्वल टू 0 बी डॉट डी एल। और डी एल क्या है, इसकी त्रिज्या है 2 पाई आर। अब इन्हीं दोनों को बराबर कर दो, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई इंटू 2 पाई आर से कैंसिल, बचेगा क्या म्यू 0 आई। तो होगा क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम बी इक्वल टू बी टू डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। चूँकि देखिए यहाँ पर होगा क्या, b का मान डी एल में रखने पर b का मान यहाँ पर रख दिया गया है, तो b का मान क्या है म्यू 0 आई अपन 2 पाई आर, डी एल के वैल्यू 2 पाई आर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा म्यू 0 आई। यही चीज़ हमने बताया था कि बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू 0 आई होता है। ठीक है, चलिए तो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पहला अनुप्रयोग है। एक और है लंबी परिनालिका के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लेते हैं। ठीक है, चलिए माना कि एक लंबे तार में, माना कि फिगर भी देखते रहिए, फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, माना कि एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तार से आर मीटर की दूरी पर। चलिए माना एक लंबे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार से आर दूरी पर एक प्रेक्षण बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर भी ज्ञात करनी है। तार के परतः P से होकर जाने वाली आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। सममिति से पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान होता है। वेक्टर बी और डी एल एक ही दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू 0। देखें डी एल और बी एक ही दिशा में है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से अभी हमने पढ़ा है कि क्लोज पृष्ठ का जो समेशन होता है बी और डी एल वेक्टर का म्यू 0 आई के बराबर होता है, जहाँ आई वृत्त द्वारा घिरती धारा है। क्योंकि वेक्टर बी और डी एल एक ही दिशा में है, तो बी डी एल कास थीटा, जिनमें कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बी इंटू समेशन ऑफ डी एल, और डी एल की वैल्यू 2 पाई आर, तो इसी के बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू 0 आई है कि नहीं, म्यू 0 आई, तो बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपन 2 पाई आर। यही अनंत लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, अब परिनालिका के लिए पढ़ लेते हैं। दिक्कत होगी तुरंत वीडियो बैक करिएगा, समझ लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें। करना क्या है, इसके कारण जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसके कारण दोनों निकाल कर बराबर कर देना है, अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए लंबी परिनालिका के लिए निकालते हैं। लंबी परिनालिका अब क्या है, लंबी परिनालिका के लिए, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या होता है। परिनालिका एक लंबी बेलनाकार कुंडलिनी होती है। इसे बनाने के लिए किसी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी के नलिका के ऊपर तांबे की विद्युत रोधी तार के बहुत से फेरे एक दूसरे के ऊपर सटाकर लपेट देते हैं। उसके बारे में बता रहा है। जब परिनालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यदि परिनालिका लंबी है तथा विद्युत रोधी फेरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ऐसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर के क्षेत्र की तुलना में नगण्य होता है। इसके अतिरिक्त परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अक्ष के अनुदिश समांतर होती हैं। इससे यह दिखाई पड़ता है कि परिनालिका किनारों के अतिरिक्त बीच में क्षेत्र एक समान है। इस प्रकार आप परिनालिका को देख रहे होंगे किस प्रकार दर्शाया गया है। माना एक लंबी परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई फेरों की तार के n फेरे हैं तथा इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है। माना एक आयताकार बंद पाथ ABCD, यहाँ पर देखिए ABCD है, जिसकी भुजा AB परिनालिका के अक्ष के समांतर है। AB तो अक्ष के समांतर है तथा भुजाएं BC और AD इसके लंबवत है। भुजाएं BC और AD बहुत लंबी हैं, जिसके कारण यह मान सके कि भुजा CD परिनालिका से बहुत दूर है तथा इस भुजा पर परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र नगण्य है। जब परिनालिका लंबी है तो आयताकार बंद पाथ परिनालिका के किसी भी किनारे बहुत समीप नहीं है, तो BC और AD भुजाएं हाँ इसके क्या है, लंबवत है। ये हमने पहले आपको बताया कि BC और AD लंबवत है और ये BA और CD क्या है, समांतर है। BC AD लंबवत, ये दोनों समांतर। चलिए अब क्या कर रहा है कि आयताकार पथ ABCD के लिए एम्पियर का नियम लगाने पर
क्लोज पृष्ठ समेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई समीकरण नंबर फर्स्ट। आई आयताकार पथ द्वारा गिरी नेट धारा है, तो आयत ए बी सी डी के लिए बी डॉट डी एल पहले ए से लेके बी तक बी डॉट डी एल, बी से लेके सी तक बी डॉट डी एल, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक। यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए पहले ए से लेके बी तक एरो भी लगाया गया है, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, डी से लेके ए तक, चारों जोड़ेंगे ना तब तो निकलेगा आयताकार के लिए। हाँ, जो कि बी से लेके सी है और ए से डी से लेके ए है, दोनों तो लंबवत हैं, तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन जो समांतर हैं इनके बीच का कोण 0 हो, वही दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि सी से डी तक और बी से सी तक, देखिए डायरेक्ट समझ लीजिए कि वो दोनों समांतर हैं। जो समांतर हैं उसके बीच का कोण 0 वो तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो लंबवत हैं उनके बीच का कोण 90 है तो 0 हो जाएगा। बी डॉट डी एल ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक का जोड़ेंगे क्या होगा, बीच ए बी की समांतर परिनिलय के भीतर नियत है तथा ए से लेके बी तक इक्वल टू ए बी। डी एल क्या होगा, अच्छा बताइए डी एल इसकी क्या होगा, ए से लेके बी तक क्या है ए बी, ए से लेके बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, तो सी डी का जोड़ेंगे नहीं, इन दोनों का जोड़े हैं, सी डी वाला तो 0 है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है जहाँ तक, हाँ इसका 0 है, तो ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई ए बी, तो यही है वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू ए से लेके बी तक बी यक्स ए बी की लंबाई अगर यक्स माने तो ए बी भी लिख सकते हैं, अगर ए बी की लंबाई यक्स मांग लेंगे तब ए बी की जगह यक्स लिख देंगे तो बी डॉट डी एल बी यक्स हो जाएगा। अब चूँकि इसके अब कहेगा कि फेरों की संख्या जोड़ेगा तो यन में यक्स का गुणा हो जाएगा, तो जहाँ है बी यक्स तो तब कह रहा है कि माना परिनिलय प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यन है, तब लंबाई यक्स में फेरों की संख्या आयत ए बी सी डी से गुजरने वाले फेरों की संख्या यन एक्स है। अगर धारा आई 0 है तो यन ई ए डी वाला फार्मूला पढ़े हैं चैप्टर 2 में होगा, तो नेट धारा यन एक्स आई 0 तो यन इक्वल टू यन एक्स आई 0। समीकरण नंबर सेकेंड से आप करेंगे क्या, बी यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी यक्स इक्वल टू म्यू जीरो यन एक्स आई 0, म्यू जीरो यन एक्स आई 0। देखिए समीकरण कह रहा है कि समीकरण नंबर सेकेंड से बी डॉट टी समीकरण थर्ड में आई का मान रखने पर बी यक्स की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, म्यू जीरो यन एक्स आई 0 के, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी इक्वल टू म्यू जीरो यन आई 0। यही है लंबी परिनाश के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र जो इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यक्स से यक्स कैंसिल हो गया है। ठीक है, ये चीज़ हो गया लंबी परिनालिका के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश बल, इसी को कहते हैं लारेंज बल। लारेंज बल को भी पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लारेंज बल कहते हैं। इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कण के चलने की दिशा दोनों के लंबवत होती है। कह क्या रहा है सुनिए, माना कि कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत भी वेग से चल रहा है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इस कण पर लारेंज बल एफ का मान निम्नलिखित समीकरण के अनुसार है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या है। लारेंज बल एफ की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेश की गति की दिशा के विपरीत अर्थात धन आवेश की गति की दिशा में मानी जाती है। अतः फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा के स्थान पर धन आवेश की गति की दिशा अथवा ऋण आवेश की गति की विपरीत दिशा रखकर आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके अनुसार चित्र ए में देखिए धन आवेश क्यू पर बल एफ के, देखिए करा है कि चित्र ए में धन आवेश क्यू पर बल एफ की दिशा चित्रानुसार होगी। इसकी गति की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसकी बल की दिशा है, तीनों के तीनों लंबवत हैं। यही कह रहा है यदि आवेश क्यू ऋणात्मक हो तब बल एफ की दिशा चित्र में प्रदर्शित के विपरीत होगी। यदि आवेशित कण की गति चुंबकीय बी की दिशा के लंबवत ना होकर उसके थीटा कोण बना रही है, यहाँ पर बी में देखिए, तब बल का मान एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगा। यदि समीकरण में थीटा को 0 रखेंगे, थीटा 0 मतलब साइन 0, तब बल 0 हो जाएगा। वो इस बात की बात कर रहा है, तो ये हो गया लारेंज बल।
ठीक है। लॉरेंज बल भी आपने पढ़ लिया। ये इतना जल्दी जल्दी क्यों हो पा रहा है? जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है कि फिगर मुझे क्लास में बनाना नहीं है, फिगर मुझे कुछ भी लिखना नहीं है। इस चीज़ों को बस आपको समझाना है मुझे अपने नोट्स पर, ताकि आप ये समझें कि नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स को लिखना कैसे और कितना कितना लैंग्वेज किस प्रकार लिखना है, ये आपको बताना चाहता हूँ। बाकी अगर आपको चाहिएगा कि वीडियो में मैं लिख लिख कर समझाऊँ तो वो भी आएगा, लेकिन वो वीडियो लंबी होगी। आप इस तरफ पहले एक बार चैप्टर को इस तरह कवर कीजिए नोट्स से, ठीक है। एक बार नोट्स से कवर कीजिए, फिर इसी चीज़ को मैं बोर्ड पे लिख लिख कर भी पढ़ाऊँगा और ज़्यादा उसको वो करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर भी जितना है उतना तो एक्सप्लेन मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जिसका काम यहाँ से भी बन जाता है, यहाँ से उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। देखिए एक बार आप लोग को नोट्स बनाकर दिखाना ज़रूरी है, ठीक है, समझ रहे हैं। इससे आपको नोट्स भी मिल जाएगा, आप लिखने का तरीका भी सीख जाएंगे, दोनों हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए, वहाँ पर मैं तो नोट्स बनाऊंगा नहीं बोर्ड पर, वहाँ पर तो मैं बताता जाऊँगा नोट्स अपने हिसाब से बनाना है। तो नोट्स अपने हिसाब से बनाएंगे कैसे? जब आप नोट्स देखेंगे कि कैसे बनाना है, उसके बाद ही आप काम करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए देखिए, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बनाना है जैसे मैं बनाया हूँ आप लोग को। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले चैप्टर को नोट्स पे ही अपने कवर करा दूँ लिख कर, उसके बाद मैं उसको बोर्ड पर कवर कराऊंगा, तब आप उसको और भी डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं एक रेट वो मैं बता रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो नोट्स से कवर कराने का फ़ायदा ये है कि जो वीडियो 4 से 5 घंटे में है, वो वीडियो 1 घंटे में 45 मिनट में कवर हो जा रही है, आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जो धारावाही चालक है, उस पर लगने वाली बल की दिशा हम निम्नलिखित 2 नियमों से ज्ञात करते हैं। दोनों में से किसी एक से, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लीजिए। देखिए इस फिगर उतना सही नहीं बना है, फिगर में मत जाइएगा, बस समझिएगा। यदि हम अपने दाएं हाथ का पूरा पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा, अब देखिए ये तीनों लंबवत हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, अंगूठा थोड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन अंगूठा अगर सीधा बनाएंगे तो ये और ये तीनों लंबवत होंगे। समझिएगा क्या कर रहा है। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें कि धारा की दिशा अंगूठा बताए तथा फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बताएं, तब चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत होगा। तो मतलब हथेली में जो धक्का देने वाला होगा, आप किसी भी तार में किसी भी फिगर में अगर दाएं हाथ की हथेली ऐसे लगाएंगे ना, तो आप समझेंगे कि जो अंगूठा होगा वो धारा की दिशा होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। यही चीज़ उस फिगर पे ऐसे ले जाकर रखेंगे ना, तो ऊपर से जो ये हथेली के ऊपर लंबवत वाला होगा वही बल की दिशा होगा। या बल और धारा को पता होगा तब ये चुंबकीय क्षेत्र वाला ज्ञात कर लेंगे। दो पता होगा तो एक कोई भी यहाँ पर दाएं हाथ का ऐसे लगाएंगे हथेली का नियम ना, तो फिगर में आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें ऐसे लगाकर दिखाऊंगा। अभी कैमरा हमने नज़दीक किया है तो पूरा दिख नहीं रहा है, तो उस समय मैं बताऊंगा, या तो बोर्ड पे कवर कराऊंगा तो वहाँ पर पूरा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर बस समझिए, समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते हैं कि ये जो है धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो जो धक्का देने वाला जो ऊपर की ओर होगा वही बल की दिशा होगा। समझ रहे हैं। चलिए, इसी तरह फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम देखिए, यहाँ पर अंगूठा लग रहा होगा कि लंबवत है, वहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया है, समझना है आपको और क्या करना गया है। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को तथा उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब पहली उंगली मतलब ये वाली अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र नहीं, पहली उंगली इसको कह रहा है, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच वाली धारा की दिशा और अंगूठा बल की दिशा करेगा। देखिए ये इस प्रकार का फिगर बनाना है, ये इस प्रकार का। देखिए थोड़ा सा कैमरा, ये आप बीच वाली उंगली देख रहे हैं, ये अंगूठा एकदम स्ट्रेट होगा, तब कह रहा है ये भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसको दाएं हाथ में करेंगे। ये जब बाएं हाथ का नियम है तो फिगर में ऐसे बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। जो दाएं हाथ वाला नियम था वहाँ दाएं हाथ लगाएंगे, वरना सब उल्टा हो जाएगा। बायां जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम होगा वहाँ पर ये लगाएंगे। देखिए अंगूठा भी लंबवत होगा, अंगूठा थोड़ा सा सीधा करेंगे तो अंगूठा लंबवत हो जाएगा। पहली उंगली आप देख रहे हैं ना, पहली और बिचली में एंगल 90 है ना, वही एंगल अंगूठे में होगा, लेकिन अंगूठे की आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन वहाँ पर उसको आप लंबवत ही मानेंगे। कुछ लोगों की ये भी प्रैक्टिस नहीं होगी कि पहली उंगली और बिचली उंगली में कोण 90 बने, वैसे बना लेंगे। तो ये चीज़ आप फिगर में अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपको दिशा पता चल जाएगी, क्योंकि दिशा पूछता है, ऐसा नहीं कि दिशा नहीं पूछेगा, दिशा पूछेगा फिगर में। तो फिगर में आप इस प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, या इसको कर लेंगे या इसको कर लेंगे, दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, धारा है,
ये बाएं हाथ का उपयोग करेंगे बाएं हाथ का, दाएं हाथ में करेंगे तो हथेली का उपयोग होंगे, बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे तो केवल अंगुलियों का प्रयोग है, हथेली का नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी एक संबंध होता है F = IBL sin थीटा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा अंशाल पेपर में अगर इसका डेरिवेशन पूछेगा तो इसका डेरिवेशन भी मैं करा दूंगा। अब ऐसा नहीं कि चैप्टर ही पढ़ लेंगे वो हो जाएगा, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा, अंशाल पेपर करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो अगर ये लगेगा, देखिए मैंने केवल फार्मूला लिखा है IBL sin थीटा, मुझे नहीं लगता कि पूछा जाता होगा कि इसका डेरिवेशन। लैरेंज ऑरेंज बल जो पूछा जाता है उसका मैंने बता दिया। अगर मुझे लगेगा कि पूछा है, अंशाल पेपर देखूंगा, देखिए अंशाल पेपर मैंने ले लिया है, आपको रख लिया है पूरा 2018 से लेकर 2024 तक 25 वाला डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तब मैं क्या कहूँगा, इसका प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप याद रखिएगा F = IBL sin थीटा, इसका यूज है न्यूमेरिकल में, बहुत यूज है। चलिए ये देखिए एकदम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब चैप्टर 2 या 3 में पढ़ाया था ना कि उसकी एम्पियर की परिभाषा कैसे दी जाती है, जब विद्युत धारा पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि अगले चैप्टर में जब ये आएगा तो पूरे विस्तार से बताऊंगा कि एम्पियर की परिभाषा कैसे निकाली जाती है। चैप्टर 3 में था। चैप्टर 3 में हम लोग जब विद्युत धारा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एम्पियर की परिभाषा दी गई थी, लेकिन हमने उसको नहीं बताया आपको, केवल परिभाषा पढ़कर बता दिया था क्योंकि मतलब नहीं था। इस प्रकार से अगर डेरिवेशन करके बताया जाएगा कि एम्पियर की परिभाषा कैसे निकलती है, तो मैंने कहा था कि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 में तो वहाँ हम बताएंगे कि एम्पियर की परिभाषा कैसे निकलती है। देखिए यहाँ पर ये डेरिवेशन आ गया, जो लोग चैप्टर 3 में पढ़े होंगे ना, पहले ही टॉपिक में मैंने ये बात बोला था। चलिए देखते हैं आज इस एम्पियर की परिभाषा, और बल निकालेंगे उसके बाद एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। ठीक है, चलिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई चालक तार, ये तो रोस्टेट का प्रयोग है, पहली टॉपिक हमने पढ़ा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रखें तो ये पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा। पहले बल निकालेंगे फिर एम्पियर की परिभाषा देंगे उसी बल से। इस प्रकार पहला धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल का अनुभव करेगा। ठीक, पहला धारावाही चालक दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल का अनुभव करेगा। अतः स्पष्ट है कि पास पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रियाकरण एक दूसरे पर बल आरोपित करने लगते हैं। ये तो वैद्युत क्षेत्र में भी था, चुंबकीय क्षेत्र में भी होगा ही होगा। माना कि दो लंबे समांतर और सीधे तार PQORS निर्वात या वायु में पास पास रखे, जब इन तारों को विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो एक दूसरे पर बल आरोपित कर लेते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा जाता है कि जब दोनों तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में होती है तब तो एक दूसरे को देखिए आकर्षित कर रहे हैं, तब ये दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। और यह कर रहा है जब परंतु इसमें विद्युत धारा विपरीत दिशा में जाने लगती है तो ये दूसरे को प्रत्याशित कर लगती है। यही तार PR दो फिगर में अलग अलग दिखाया गया है कि जब इनमें धारा क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कि जब इन तारों में विद्युत धारा प्रवाहित करके एक दूसरे को बल आरोपित करते हैं, जब इन दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में अगर प्रवाहित होगी तो आकर्षित विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेंगे। अब कह रहा है कि माना PQ और RS कागज के तल में है, अतः इनमें I1 और I2 एम्पियर की धाराएं तथा बीच की दूरी R मीटर है, तब PQ की धारा के कारण RS पर बिंदु को चुंबकीय क्षेत्र पढ़े हैं। ये क्या है, बायोट का नियम है, बायोट के नियम के अनुप्रयोग में है B1 = μ0/2π I1/r, B1 = μ0/2π I1/r। चलिए पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, टॉपिक ही पूरी डिटेल वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट तो पूछता है, हर साल पूछता है, लॉन्ग में पूछता है। अब टॉपिक देख भी रहे हैं, कई पेज में है ये। दाएं हाथ का हथेली नियम नंबर 1, अथवा इसको मैक्सवेल का दक्षिणवर्ती पेज का नियम भी कहते हैं। अगर ये लगाएंगे तो B1 की जो दिशा है कागज तल के लंबवत तो नीचे की ओर होगी। उस फिगर में अगर लगाएंगे तो देखेंगे कि इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। चालक RS जिसमें धारा I2 है B1 के लंबवत रखा है, अतः इस पर एक बल लगता है। RS की L लंबाई मीटर पर लगने वाला बल का परिमाण, अभी देखिए मैंने फार्मूला बताया ना IBL sin थीटा, वही यूज हुआ है। F = I2, धारा I2 के कारण B1 चुंबकीय क्षेत्र पहले वाला है sin 90। अब देखिए I2 sin 90, I2 μ0/4π I1/r इंटू L, इसकी लंबाई को कर दिया गया है, तो μ0/2π इंटू I1 I2 L/r न्यूटन। अब क्योंकि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है ना, देखिए L मीटर पर लगे, देखिए ये F/, ये वाला L है क्या, इसके प्रति एकांक लंबाई पे ये वाला L यहाँ है, तो इस L को अगर एक कोण कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, समझ रहे।
आरएस की यल मीटर पर देखिए, अगर चूंकि 1 मीटर पर लग रहा है तो ये होगा, यल मीटर पर लग रहा है तो ये होगा, यल का गुणा हो जाएगा। तब उसी यल को अगर यहाँ कर लेंगे तो ये प्रति एकांक लंबाई पे हो जाएगा, जो पहले था μ0/2 पाई I1 I2 अपान यल। अगर ये यल 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू सेम यही है। अगर इसको प्रति एकांक लंबाई, अगर लंबाई चेंज हो रही है तो यफ अपान यल μ0/2 पाई I1 I2 अपान R न्यूटन प्रति। ये क्या हो गया, प्रति एकांक लंबाई पे हो गया। अब इन दोनों तारों को थोड़ा सा एक्सप्लेन इस प्रकार किया गया है। अब यहीं से हम फार्मूला को डिराइव करेंगे। देखिए, इस बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। अभी पढ़ें उसको। यदि धारा I2 उसी दिशा में जिसमें धारा I1 है तो RS पर लगने वाला बल PQ की ओर दिष्ट होगा। चित्र ए आप चित्र भी देखते जाएगा, ये भी देख। और यदि विपरीत दिशा में है तो RS PQ से दूर होगा। देखिए, बल वही सेम चीज़ है, उसी चीज़ तार को अलग कर लिया गया है कि अब हमने बताया ना कि वो आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो उसी को बल के रूप में, धारा के रूप में अलग अलग करके दिखाया गया है। सेम फिगर है, वही फिगर है जो भी आपको दिखाया। इस प्रकार तार आरएस के कारण PQ के प्रति एकांक लंबाई पर बल क्या हो जाएगा, F अपान L इक्वल टू μ0/2 पाई I1 I2 अपान R। यहाँ पर अभी निकाले हैं ऊपर, ये हो जाएगा। अच्छा, यदि स्पष्ट है कि यदि दो समांतर तारों की धाराएं एक ही दिशा में हो तो तार एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं। यदि धाराएं विपरीत दिशा में है तो तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस दशा में अगर वो कह रहा है, शर्त रखा है कि अगर दोनों धारा समान हो तो जो I1 I2 हो वो I² हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, F अपान L इक्वल टू μ0/2 पाई I² अपान R न्यूटन प्रति। अब देखिए, न्यूटन प्रति मीटर क्यों लग गया है, यहाँ पर यल है नीचे। अब इसी से देखिए, इसी फार्मूले से उन्होंने 1 एम्पियर की परिभाषा दे दी है। यहाँ से यही फार्मूला था, बल F अपान L इक्वल टू प्रति एकांक लंबाई पर निकाला है। अगर लंबाई 1 कर देंगे अपने आप वही वाला फार्मूला बन जाएगा, F अपान L इक्वल टू μ0/2 पाई I² अपान R न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब इससे हम एम्पियर की परिभाषा निकालेंगे। एम्पियर की परिभाषा, चलिए एम्पियर की परिभाषा निकाल लेते हैं। एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है। यदि हम तारों में धरने वाली I का मान इतना रखेंगे कि निर्वात व वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे और सीधे समांतर तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तब इस धारा का मान 1 एम्पियर होता है। मतलब इस बल को इतना रखेंगे उस फार्मूले में, धारा का मान 1 एम्पियर रखेंगे, प्रति 1 मीटर वाली दूरी 1 मीटर रखेंगे, तब जो वैल्यू आएगी वो होगा। चलिए देखते हैं, तब धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इससे इससे हम क्या करेंगे, μ0 को निकालेंगे, इससे μ0 की वैल्यू आएगी। लेकिन होगा क्या कि तब आप फार्मूला लिखेंगे तब धारा 1 एम्पियर होगी। कब होगी, कह रहा है कि जब बहने वाली धारा का मान इतना रखें कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित, दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर हो। अच्छा, तो ये धारा 1 एम्पियर कब होगी, जब प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब ये वाली दूरी भी 1 हो, बल 2 × 10⁻⁷ हो। धारा 1 एम्पियर तब होगी जब उन तारों के बीच की दूरी भी 1 हो। तब क्या करेंगे, यहाँ से μ0 की वैल्यू निकाल लेंगे और यही एम्पियर की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या है, धारा का मान तब 1 एम्पियर कहलाता है इस प्रकार। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, चूँकि यहाँ पर इसकी दूरी 1 मीटर करेंगे, बल का मान ये जो कहा है वो लिखेंगे, दूरी इसकी भी प्रति एकांक लंबाई 1 होगी, तब धारा 1 एम्पियर होगी। तब कह रहा है कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो रिजिड रेखीय लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर बल इतना न्यूटन उत्पन्न करती है। अब रख दीजिए, R बराबर 1 मीटर, F/L इतना है, क्योंकि प्रति एकांक बोला है तो लंबाई 1 रख देंगे, इतना हो जाएगा। तब धारा 1 एम्पियर रख देंगे तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई × 10⁻⁷। परिभाषा ये है। ठीक है, ये हो गई एम्पियर की परिभाषा जो हमने चैप्टर 3 में आपको बोला था। इस प्रकार कवर हमने करा दिया इसको यहाँ पर। ठीक है, चलिए वहाँ पर बताते तो फार्मूला था ही नहीं, आप समझ ही नहीं पाते कि परिभाषा आई कहाँ से, तो वहाँ पर बताना उचित था भी नहीं। यहाँ पर आप प्रूफ देख लिए कैसे दो समांतर तार हैं, तारों के बीच फार्मूला कहाँ से रख लिए ये आपने समझ लिया। ठीक है, चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयूम का आघूर्ण, ये भी बहुत पूछता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कम इम्पॉर्टेंट है वो भी हमने नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि वो पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, पूछ लेता है कभी कभी, तो जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट है उसको भी हमने लिखा है। ऐसा इसलिए कि वो पूछ भी लेता है, 2 साल पे 3 साल पे भी टॉपिक को ले लेता है आपकी किताब से। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन देखेंगे,
कवर तो करना ही है। चलिए उसके बाद चल कुंडली धारा मापी है, फिर धारा मीटर का रूपांतरण है, दो धारा मापी हैं, उसके बाद सुग्राहिता है, उसके बाद रूपांतरण है, फिर टॉपिक आपका ये चैप्टर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस धैर्य थोड़ा सा बनाए रखिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। यहाँ पर देखिए फिगर अभी आपको दिखा रहे हैं। लूप की लंबाई पी क्यू आर एस इन दोनों की लंबाई यल है तथा चौड़ाई ये वाली पी एस क्या कर रहा है, पी एस क्यू आर, हाँ क्यू आर, मैं क्या लिख दिया, क्यू आर और एस पी, इसको बी लिया है और इसको चौड़ाई को बी लिया है, लंबाई को यल लिया है। ठीक है, बी लिया है, इसको यल लिया है। माना कि लूप में धारा आई प्रवाहित कर रही है। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक बल अनुभव करता है अर्थात धारा लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है जिसकी दिशा दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। धारा दोनों लगा सकते हैं, फ्लेमिंग का बायां या दायां दोनों, मैंने बताया अभी हथेली वाला। धारा लूप की ऊर्ध्व भुजाएं पी क्यू आर एस जिनमें प्रत्येक की लंबाई यल है सतह चुंबकीय क्षेत्र के बी के लंबवत होती हैं, अतः इन पर लगने वाला बल दोनों समान होगा। एफ एन इक्वल टू आई बी यल, साइन थीटा 90 है, वैल्यू 1 हो जाएगी। बल F1 की दिशा कह रहा है, बल F1 की दिशा, यहाँ पर देखिए बल F1 की दिशा लूप कागज तल के लंबवत हमसे दूर है और F2 की दिशा कागज तल लंबवत हमारी ओर है। इस प्रकार बल और F1 और F2 परस्पर समांतर विपरीत हैं परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं। ये चीज़ भी चैप्टर 1 के लास्ट में हमने पढ़ा था, वहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए कि कैसे बल युग्म बनता है। बल युग्म बनाते हैं जिसको विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। इस बल युग्म कारण लूप दक्षिणावर्त में घूमना लगता है। क्योंकि एक दोनों फोर्स बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो एक बल युग्म बनाते हैं। ये बल इधर की ओर लगेगा, ये उधर की ओर लगेगा, तो ये क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घूमना लगेगा। इसी को आयताकार लूप का जो अप डाउन दृश्य है वो बी में दिखाया गया है। इस वाले फिगर में दिखाया गया है कि धारा अवयव पी क्यू है, जो धारा अवयव पी क्यू है, यहाँ पर धारा अवयव पी क्यू है, जो पी क्यू और आर एस धारा अप, ये धारा अप वाला है वो पी क्यू है, जो धारा डाउन वाला है ये क्या है, आर एस है। इसको इस और इस संबंध से गोले में डाट बना कर दिखाया गया है, गोले में क्रॉस बना कर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए गोले में डाट और गोले में क्रॉस बना कर दिखाया गया है और उन पर जो कार्यरत बल F1 और F2 है वो भी दर्शाया गया। यही F1 F2 है। मान लो कि किसी क्षण लूप की अक्ष लूप के तल पर खींचा गया जो अभिलंब है, इस पर एक अभिलंब खींचा गया है यन और यन डैश, चुंबकीय थीटा कोण बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से यहाँ से थीटा कोण बनाता है। तब इस पर बल युग्म का आघूर्ण, वहाँ पर भी ये फार्मूला यूज किए थे, टाउ इक्वल टू बल, एक बल, जबकि दोनों बल तो समान है तो उसमें से एक बल उनके बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये बी साइन थीटा हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण हमको चाहिए का, इनके बीच की इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की ये दूरी चाहिए ना, साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, तो जो उसकी बीच की दूरी आ जाएगी साइन थीटा को उसमें गुणा कर देंगे तो बी साइन थीटा आ जाएगी, इसी के मान को यहाँ पर रख देंगे। बल आई यल बी है, साइन थीटा गुणा कर देंगे। अब चूंकि यल गुणे बी देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल, तो टाई इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। कराए अगर उसमें कुंडली यन फेरे हों तो टाई इक्वल टू यन आई ए बी साइन थीटा। अब वही मान रखता गया है, अगर कह रहा है कि थीटा अगर 90 हो तो टाई इक्वल टू यन आई ए बी। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ हमने लिखा है। शर्त है कि थीटा 90 हो जाएगा तो आई साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 करा, अगर यन फेरे हो जाए उसमें कुंडली में तो उसमें यन का कारक गुणा हो जाएगा, यही चीज़ है। ठीक है, चलिए चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली दो है इसमें, निलंबित और किलकित दोनों पूछता है, निलंबित और किलकित दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद इनकी सुग्राहिता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धारा मीटर का अमीटर और वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर 5 की, आपकी चैप्टर 4 की। सारे टाइप के आपने कवर कर लिया 54 मिनट में। ठीक है, वैसे तो 54 मिनट में नहीं 4 घंटे में कवर होती है, तो लिख कर समझाना होता है ना बाबू, बहुत समय जाता है। इसको भी लिख कर भी कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि लिख कर कवर नहीं करेंगे, लिख कर पूरा विधिवत कवर करेंगे। पहले आप नोट्स बनाना सीखिए, नोट्स से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद दो धारामापी दो प्रकार की होती है, निलंबित, किलकित। किलकित को ही वेस्टर्न कहते हैं। अब दोनों धारामापियों का सिद्धांत एक ही है, उनकी रचना में केवल थोड़ा सा अंतर है। निलंबित कुंडली धारामापी में कुंडली को फास्पर ब्रांच की पत्ती से लटकाया जाता है तथा कुंडली का विक्षेप लैंप
और इसकी व्यवस्था से मैं अभी बताएंगे कैसे होता है। जबकि किलकित में 2 चूलों पर झूलती है, कुंडली का विक्षेप संकेतक के वृत्ताकार पैमाने पर पड़ा जाता है। अभी आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब ये लाइन समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए पहली क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी। इसको देखते हैं, निलंबित कुंडली धारामापी क्या है। यह वैद्युत धारा के संसूचन तथा मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसकी क्रिया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण पर आधारित है। देखिए हमने फिगर भी इसको थोड़ा रच रच के विधिवत बनाया है कि आप लोग समझ जाइएगा। देखिए फिगर देख लीजिए। चलिए, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले पृथक्कृत तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट के बनाई जाती है। फिगर देखते रहिएगा। एक अस्थायी घोड़ालान चुंबक NS के बेलनाकार ध्रुव खंडों के बीच लटकाई गई है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी जुड़ा होता है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले ट्रांसफर बास के ढीले वेस्टित स्प्रिंग से जुड़ा होता है। देखिए कह रहा है कि कुंडली के भीतर एक नर्म लोहे की क्रोड सी होती है। एक नर्म लोहे की क्रोड सी होती है। यहाँ पर सममितता बिना कुंडली को स्पर्श किए रखी जाती है। यहाँ क्रोड बल रेखाओं को संकेतित कर देती है तथा इस प्रकार ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर छोटा सा दर्पण यम लगाते हैं। यहाँ पर जो पत्ती के साथ साथ घूमता है, जिसका पीछे पे एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। चलिए, संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में बंद रखा जाता है जिसके सामने और कांच की एक खिड़की के आधार पर समतलकारी पेंच लगे होते हैं। धारा जिसका मापन करना है टर्मिनल T1 से प्रवेश करती है। टर्मिनल T1 कहाँ है? यहाँ पर मरोड़ टोपी के पास है। टर्मिनल T1 से प्रवेश करती था। निलंबन कुंडली स्पेस से होकर टर्मिनल T2 से निर्गत होती है। टर्मिनल T2 कहाँ है? ये स्प्रिंग के पास है नीचे। अस्थायी चुंबक के ध्रुव खंड बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली की प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज रहे, अर्थात कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहे। अब इसका सिद्धांत पढ़ते हैं। सिद्धांत क्या है? जब कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है तो कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण अभी पढ़े हैं, टाउ इक्वल टू NIAB sin थीटा। अगर n फेरे हो तो यहाँ थीटा कुंडली के तल व लंब की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कोण है। ये कुंडली के क्षेत्रफल है, n उनका क्या है? फेरा है। अब क्या कह रहा है देखिए, धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र B को ध्रुव खंडे N और S के बेलनाकार बनाकर तथा कुंडली के भीतर नर्म लोहे की बेलनाकार कोण त्रिज्य बनाया जाता है। अच्छा, त्रिज्य बनाया गया है तो वो होगा क्या? समकोण होगा। थीटा इक्वल टू 90 रख दिया जाएगा तो NIBA बचेगा। NIAB लिखे या NIBA लिख दीजिए, यही बात है। यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C हो, इसके बारे में भी बता रहा हूँ, तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन फाई हो तो प्रत्यानयन बलयुग्म C फाई होगा। C फाई मरोड़ दृढ़ता का और ऐंठन का गुणा कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा C फाई। अब करना क्या है? C फाई को प्रत्यानयन, ये इसको कहते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण। अब इसको विक्षेपक का बलयुग्म के बराबर कर देंगे। इसको विक्षेपक वाले के बराबर कर देंगे। जो C फाई आया है उसको NIAB sin थीटा था, तो हमने बताया कि वो त्रिज्य था, तो वो क्या था? समकोण था। तो sin 90 वैल्यू 1 हो गई। NIAB इक्वल टू C फाई, I इक्वल टू C अपान NIAB फाई K फाई। ये क्या है? नियतांक है, यही उपकरण का नियतांक है। K इक्वल टू C अपान NAB, I इक्वल टू हो गया K फाई, यही नियतांक है। इसे धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। यह धारामापी में प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के अनुपाती होता है। ठीक है, पहला चल कुंडली देख लिए। किलकित वाला पढ़ लेते हैं। किलकित वाला क्या है? किलकित वाला क्या है? किलकित वाला फिगर विधिवत बनाए हैं, इसको भी देख लीजिए। यह भी एक चल कुंडली धारामापी है। यह निलंबित कुंडली धारामापी की अपेक्षा थोड़ा कम सुगराई होती है परंतु अधिक सुविधाजनक है। इसमें तांबे के महीन पृथक्कृत तार के एल्युमिनियम के फ्रेम पर लिपटी कुंडली एक अस्थायी शक्तिशाली नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच 2 चूलों पर झूलती है। कुंडली के दोनों सिरों पर चूल्हे पर 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, ये और ये, जो कुंडली के घूमने पर ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करते हैं। तथा कुंडली को 2 संबंधक पेचों T1 और T2 से जोड़ते हैं। कुंडली का विक्षेप पड़ने के लिए कुंडली के साथ एक एल्युमिनियम का लंबा संकेतक भी लगा होता है। यहाँ पर देखिए,
जो वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, पैमाने पर बराबर दूरी पर चिन्ह लगे हैं तथा शून्यांक चिन्ह के बीच में होता है। यहाँ शून्यांक चिन्ह के बीच में होता है। अतः धारामापिक संबंधक पेचों पर धन और ऋण के चिन्ह नहीं बने होते। चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्य बनाने के लिए इसमें ध्रुवखंड अवतराकार कटे होते हैं तथा कुंडली के अंदर मुलायम लोहे की क्रोड होती है। इसका सिद्धांत और कार्यविधि चल कुंडली की धारामापी के समान है। इसकी सहायता से 10 और -6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा नापी जा सकती है। फिगर इतना सिद्धांत लिख देंगे, जितना नंबर में आपको पूछेगा लघु में लॉन्ग में उतना नंबर आपको मिल जाएगा। फिगर थोड़ा बढ़िया बनाइएगा, मिल जाएगा नंबर। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न चित्तिलिखित, वो हो गया चंद कुंडली धारामापी। अब थोड़ा सा धारा सुग्राहिता वोल्टेज सुग्राहिता के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी पूछ लेता है बार बार आप लोग को। ये इसी से संबंधित टॉपिक है, आपकी चंद कुंडली और वेस्टर्न वाले से ही है। इसको हमने थोड़ा सा इसको भी लिख लिया है हमने, चाहते तो इसको इग्नोर कर देते, लेकिन नहीं, क्योंकि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक दो टॉपिक छोड़ना सही नहीं है। अब जब हमने मेहनत से पूरा का पूरा लिख लिया है तो एक पेज के लिए, छोटे टॉपिक के लिए क्या छोड़ना आपको। ठीक है, इसके बाद अमीटर और वोल्ट मीटर रूपांतरण 2 टॉपिक बच रही है, इसको भी कवर करा दे रहा हूँ, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देख लीजिए, उसी से संबंधित है। धारा सुग्राहिता, धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली की प्रति एकाक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाती है। तो धारा सुग्राहिता होती है φ/I, फाई की वैल्यू एन ए, इसकी वैल्यू रखेंगे तो NAB/C, समीकरण नंबर फर्स्ट। वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है? वोल्टेज सुग्राहिता होती है φ/V, φ/V में V = IR रख देंगे और φ/I की वैल्यू इससे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा SV, और इसको SI कहते हैं। धारा वोल्टेज सुग्राहिता सेंसिटिविटी इसलिए यस इसको शो कर रहा है। φ/V NAB/CR, ये हो जाएगा NAB/C। समझ रहे हैं? φ/I की वैल्यू इसमें रख दिया गया है, V की वैल्यू रख दिया गया है। पहले समझिए धारा सुग्राहिता क्या है, φ/I होता है, वोल्टेज में φ/V कर देंगे, V की वैल्यू IR रखेंगे तो φ/I की वैल्यू, यहाँ से φ/I की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, धारा सुग्राहिता वोल्टेज सुग्राहिता, ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट टॉपिक है धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। दोनों लॉन्ग टॉपिक है, दोनों लॉन्ग में पूछता है, बस ये 2 टॉपिक कवर कर लेंगे, चैप्टर 4 पूरा का पूरा कवर हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए इन दोनों टॉपिकों को भी कवर कर लेते हैं। चलिए अमीटर में, धारामापी का अमीटर में, अमीटर वह यंत्र है जो विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता सीधे एम्पियर में नापने का काम आता है। मिली एम्पियर की कोटि को धारा मापने के लिए यंत्र को मिली अमीटर कहते हैं। अमीटर मूलतः धारा मापी ही होता है, जिसमें परिपथ में श्रेणी क्रम में डालते हैं ताकि नापी जाने वाली धारा संपूर्णतः इसमें से होकर जाए। तब अमीटर में उत्पन्न विक्षेप अमीटर से होकर जाने वाली धारा का माप देगा। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, परंतु चूंकि अमीटर की अपनी कुंडली का कुछ भी प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जिससे परिपथ में धारा घट जाए। प्रतिरोध बढ़ेगा, धारा घट जाएगी। अतः अमीटर द्वारा पढ़ाया गया धारा का मान उस धारा के मान से कम होगा जिसे नापना था। अतः आवश्यक है कि अमीटर का भी अपना प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए, जिससे कि परिपथ में डालने पर नापी वाली जाना धारा का मान न बदले। ऊपर चित्र में दिखाए गए परिपथ में प्रयुक्त सेल का विद्युत भाग बल E है। अमीटर को जोड़ने से पहले नापी जाने वाली धारा I = E1/R1 + R2। अमीटर में जोड़ देंगे तो अमीटर का भी प्रतिरोध RA है, वो भी नीचे जुड़ जाएगा। यही चीज़ सेम इतना लाइन में उसने लिखा है कि प्रतिरोध ये हो जाएगा, तब विद्युत भाग बल R1 + R2। अमीटर में जोड़ने से पहले धारा ये थी तो RA जुड़ जाएगा। होगा क्या, अमीटर का विक्षेप I' है। अब I' है तो इसके मान को, जबकि नापे जाने वाली धारा का मान I था, तब यही मान को I' को घटाना पड़ेगा ना। तो I में से I' जो विक्षेप आया है E/R1 + R2 - E/R1 + R2 RA अमीटर वाला, इसी को घटा देंगे, एलसीएम लेंगे, ये ERA/R1 + R2 R1 + R2 + RA आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, ठीक है ना, पेज को हम रख लेते हैं। पेज को रखने में थोड़ा सा समय लग रहा है। स्पष्ट है कि त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए RA का मान 0 होना चाहिए, तभी तो RA का मान 0 करेंगे तभी तो रियल प्रतिरोध होगा, तभी रियल धारा मिलेगी। विद्युत भाग बल तो सेम है, प्रतिरोध को 0 करना, अर्थात एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध 0 होना चाहिए, परंतु 0 प्रतिरोध का अमीटर तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। अतः व्यवहार में एक अच्छे अमीटर का अपना प्रतिरोध उपस्थित अन्य प्रतिरोधों की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। एक 0 प्रतिरोध वाला कोई भी कुछ भी आप नहीं बना सकते चालक, इसलिए इसका प्रतिरोध इनके तुलना में नगण्य होना चाहिए। बस यही इसके कहने का मतलब है। मतलब I' का मान लगभग I के बराबर होना चाहिए, मतलब ये I' का मान लगभग I के बराबर होगा। मतलब जो I - I' की वैल्यू वो 0 होनी चाहिए, मतलब I' की कोई वैल्यू ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो I होना चाहिए वही I' भी होना चाहिए, विक्षेप होना ही नहीं चाहिए। उसे कहने का मतलब ये है।
साधारणतः किलकित चल कुंडली धारामापी को ही अमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए कुंडली के समांतर क्रम में छोटा सा प्रतिरोध डाल देते हैं, छोटा सा, जिसे संट कहते हैं, यहाँ दिखाया गया है। इस प्रबंध को संयुक्त प्रतिरोध धारामापी कुंडली तथा संट दोनों के अलग प्रतिरोध से कम होता है। जब इसे किसी परिपथ में डालते हैं तो ये परिपथ की धारा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करता। इस प्रकार प्रबंध एक अच्छे अमीटर का कार्य करता है। अब इस संट के बारे में बता रहा है, संट के बारे में पूछता है, इसीलिए इसको मैंने लिख लिया है, नहीं तो टॉपिक तो यहीं तक पूरी कंप्लीट थी। इसके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। धारामापी में संट लगाने का अन्य लाभ यह कि यदि संट न हो तो परिपथ की पूरी कुंडली से होकर जाएगी। इस दशा में धारामापी अधिक से अधिक उतनी धारा नापी जा सकती है, जिससे कि कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप हो जाए। संट के होने पर परिपथ में धारा का मान एक छोटा भाग ही कुंडली से होकर जाता है, अधिकांश भाग संट से होकर निकल जाता है। चूँकि कुंडली का विक्षेप कुंडली में को जाने वाली धारा के अनुपाती होता है, अतः कुंडली का विक्षेप काफ़ी कम हो जाता है। अतः परिपथ में पहले से कहीं अधिक धारा होने पर कुंडली में पूरे पैमाने का विक्षेप होता है। इस प्रकार संट युक्त धारामापी को कहीं अधिक मान धारा को नाप सकता है। दूसरे शब्दों में संट लगाने पर मापन की जो परास है वो बढ़ जाती है और यद्यपि सुग्राह्यता घट जाती है। वास्तव में संट के प्रतिरोध का मान इसी से निर्धारित किया जाता है कि अमीटर किस परास का बनाना है। तो ये था संट का उपयोग, ठीक है, ये था संट का उपयोग। यहाँ तक आपको वीडियो मुझे लगता है नहीं दिख रहा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि संट का उपयोग क्या है। थ्योरी है, आपको बस लिख देना है संट के बारे में कि संट का उपयोग क्या है, ठीक है। चलिए माना कि परिपथ की धारा आई है, परिपथ की कुंडली का प्रतिरोध जी तथा संट का प्रतिरोध यस है, अभी हमने दिखाया। माना कि धारा आई जी का भाग कुंडली जी में तथा शेष भाग आई माइनस आई जी संट में से होकर जाता है। तब जी और यस समांतर में है तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, विभवांतर एक ही होगा ना। तो आई जी इक्वल टू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इक्वल टू यस, इसी को आई जी अपान जी आई जी अपान आई करके यस अपान यस प्लस जी कर लिया है। अर्थात धारामापी कुंडली में कुल धारा यस प्लस यस भाग प्रभावित होगा। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यस इक्वल टू हो जाएगा आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। यदि कुंडली में धारा आई जी के द्वारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो तो परिपथ में धारा आई होने पर पूरे पैमाने का विक्षेप होगा। अतः स्पष्ट है कि धारामापी के समांतर में उपरोक्त का मान संट पर लगाने पर धारा आई एम्पेयर की परास का अमीटर होगा। एक दिए गए धारामापी के लिए आई जी का मान प्रयोग द्वारा दिया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचती है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़े, थ्योरी है, वैसे तो मैं छोड़ भी दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जो फिगर में है वही लिखा गया है, केवल कुछ नहीं करना है। वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो भुजाओं के बीच विभवांतर के सीधे वोल्ट में नापने का काम आता है। मिली वोल्ट की कोटि के विभवांतर नापने के यंत्र को मिली वोल्ट मीटर कहते हैं। वहाँ पर आप लोग पढ़े ही थे क्या कहते हैं। वोल्ट मीटर भी मूलतः एक धारामापी होता है जिसके परिपथ के उन दोनों बीचों को समांतर क्रम में डाल देते हैं जिनके बीच विभवांतर नापना है। कुछ धारा वोल्ट मीटर कुंडली से होकर जाती है तथा सिरों के बीच वही विभवांतर उत्पन्न हो जाए दोनों बिंदुओं के बीच है। अतः वोल्ट मीटर में उत्पन्न विक्षेप इसकी कुंडली में बहने वाली धारा के और इस कारण इसके सिरों के विभवांतर के भी अनुपाती होती है। फाई अनुपाती होता है आई को, आई अब की भी और आई तो एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। भी इक्वल टू आई अपन आर, सेम चीज़ है, फाई आई के अनुपाती, आई भी के अनुपाती, ठीक है। ये तो उसके बारे में लिखा है इसमें। मेन चीज़ यहाँ है, यहाँ देखिए कैसे इसको निकालेंगे। सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी सेम जो उसके लिए था, यहाँ पर धारा के लिए था, यहाँ विभव के लिए। जो वहाँ धारा के लिए अंतर निकाले थे विक्षेप, यहाँ विभव के लिए निकालेंगे। सेम चाहते थे इसको अपने से कर लेते आप लोग, देखिए सेम चीज़। इस प्रकार अगर नापे जाने वाले विभवांतर को माप देगा, परंतु चूंकि वोल्ट मीटर की कुंडली कुछ प्रतिरोध परिमित प्रतिरोध होता है, इससे दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ने पर उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान जिसे नापना है बदल जाता है। सेम जहाँ धारा बदल रही थी या विभव बदल रहा है। माना कि चित्र में दिखाए गए परिपथ में दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर नापना है, ए और बी के बीच विभवांतर नापना है। अब क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर को जोड़ने से पहले परिपथ में धारा आई इक्वल टू देखिए पहले धारा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे, फिर विभव में जो विक्षेप है वो निकाल देंगे। आई इक्वल टू ई अपान R1 प्लस R2। अब चूँकि बीच प्रतिरोध, इनके बीच प्रतिरोध कितना है, ए और बी के बीच R2 है ना, तो R2 का गुणा कर देंगे, ER2 प्लस R1 प्लस R2। होगा क्या, देखिए अब यहाँ पर होगा क्या। माना कि वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध R भी है,
Rb है, R2 के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध घटकर माना कि R2 डैश हो जाता है। माना कि देखिए कह रहा है कि माना कि वोल्ट मीटर की कुंडली की प्रतिरोध Rb है और R2 के समांतर क्रम में जोड़ने पर A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है घटकर R2 डैश रह जाता है, तब धारा बढ़ जाती है। तब नई धारा जो I डैश होगी E/R1 प्लस R2 डैश होगी। जो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध घटकर हो गया था वो R2 डैश हो जाएगा और धारा नई धारा I डैश हो जाएगी। अब बिंदुओं A व B के बीच का जो विभवांतर होगा वो V डैश I1 डैश R2 डैश होगा। I1 डैश R2 डैश क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच का प्रतिरोध R2 डैश हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध है वो हो जाएगा ER2 डैश अपन R1 प्लस R2 डैश। और यही विक्षेप है, तो रियल विभव में से जहाँ हमारा रियल धारा में से जो विक्षेप वाली धारा घटा दिए थे, तो इसे इस रियल विभव में से ER2 प्लस R1 प्लस R2 में से घटाएंगे क्या, ER2 डैश प्लस R1 प्लस R2 डैश घटा देंगे। यहाँ पर देखिए ER2 डैश अपन R1 प्लस R2 डैश घटा देंगे, E कॉमन है। अब इसी में क्या करेंगे, देखिए मैथ वाले तो समझ रहे हैं, इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसमें गुणा कर दिया गया। इसी को बस इस तरह सॉल्व किया गया, इसमें गुणा करके जो बचा है उसको काट दिया गया। देखिए अब गुणा करेंगे ना तो सेम यही बचेगा ही, मुझे लगता है जैसे ER1 यही बचेगा ही। R2 R1 का गुणा करेंगे, R2 R2 डैश का गुणा करेंगे। अब R2 R2 डैश कैंसिल हो जाएगा, फिर R2 R1 कैंसिल हो जाएगा, तो R1 कॉमन होगा है। देखिए दो ही पद बचेंगे, R1 R2 माइनस, देखिए दो ही पद बचेंगे, इसमें दो ही पद बचेंगे, R1 R2 माइनस R1 R2 डैश, इसलिए R1 कॉमन करके R2 माइनस R2 डैश किया गया, कुछ नहीं किया गया है। एलसीएम है, कक्षा 6-7 की चीज़ है। R1 R2 को गुणा कर दिया गया है, इससे भाग देंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला बचेगा तो R2 से गुणा कर दिया गया। इससे भाग देंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला गुणा, इन दोनों को तोड़ेंगे तो दो ही पद बचेगा। कौन कौन? R1 R2 R1 माइनस R2 डैश, ये वाला R2 डैश वाला कट जाएगा, R2 डैश वाला कट जाएगा, यही बचेगा R1 कॉमन R2 माइनस R2 डैश, नीचे वाला सेम पद है। स्पष्ट है कि त्रुटि को पूर्णतः दूर करने के लिए R2 माइनस R2 डैश का मान, अच्छा बताइए कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, क्योंकि R2 डैश जो है वो शून्य होना चाहिए ना। तब R2 इक्वल टू R2 डैश रख देंगे तो 1/R2 इक्वल टू 1/R2 डैश, 1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R2 प्लस, यही तो, अच्छा R2 क्या है, 1/R2 प्लस 1/RB ही तो है, क्योंकि 1/RB का मान कितना है, 0 है, तो RB इक्वल टू अनंत हो जाएगा, RB इक्वल टू अनंत हो जाएगा। देखिए समझे इस बात को कि R2 का मान अगर R2 डैश के बराबर होगा तो 1/R2 का मान 1/R2 डैश के बराबर होगा, क्योंकि 1/R2 क्या है, 1/R2 प्लस 1/R प्लस भी है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और 1/4 अब ये, अच्छा बताइए ये 1/R2 माइनस 1/R2 करेंगे तो 1/RB का मान 0 हो जाएगा, RB का मान अनंत हो जाएगा। स्पष्ट है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन एक आदर्श अमीटर का जो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, लेकिन वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। परंतु अनंत प्रतिरोध का भी वोल्ट मीटर नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कब होगा, जब उसके तिलों में जो विभवांतर जो वो होगा प्रतिरोध की तुलना में वो बहुत अधिक होना चाहिए, तब जो RB होगा वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक होना चाहिए R2 से, तब V डैश का मान लगभग V के बराबर होगा। इसमें भी अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है नीचे। साधारणतः किलकित चल कुंडली धारा मापी को ही वोल्ट मीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इस कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध, वहाँ संट का बात मैंने किया था, यहाँ प्रतिरोध जोड़ते हैं। इस प्रतिरोध का मान वोल्ट मीटर के परास पर निर्भर करता है। माना कि धारा मापी कुंडली का प्रतिरोध G है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर देखते रहिएगा, तथा इसके श्रेणी क्रम में जोड़ा गया उच्च प्रतिरोध R है। माना कि इस परिपथ के दो बिंदुओं में A और B के बीच धारा IG प्रवाहित होती है, तो A और B के बीच विभवांतर V हो, V इक्वल टू धारा पर प्रतिरोध, ये G प्रतिरोध है, G क्या है, दोनों प्रतिरोध प्लस धारा IG, R इक्वल टू V/IG माइनस G हो जाएगा। इसी के बारे में लिख दिया गया है कि यदि कुंडली में धारा IG के द्वारा पूरे पैमाने का विक्षेप हो तो A व B के बीच विभवांतर V होने पर पूरे पैमाने पर विक्षेप होगा। अतः स्पष्ट है कि धारा मापी को श्रेणी क्रम में उपरोक्त का मान प्रतिरोध जोड़ने पर V वोल्ट की परास का वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो ये था टोटल 1 घंटा 15 मिनट में आपका पूरा लगभग पूरा चैप्टर 4 कवर हो गया है। आप लोग को इसको वॉच कर लेना है। नोट्स के लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें इसका लिंक मैं दूंगा, अभी ग्रुप बना नहीं है। आप चाहेंगे तो यहाँ भी स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में उसकी क्वालिटी बढ़ाकर, जब स्क्रीनशॉट लेना होगा ना तो यूट्यूब पे क्वालिटी बढ़ाकर तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। अब चैप्टर 1, 2, 3, 4 कवर हो गया। चैप्टर 5 भी जल्दी ही इस चैनल पे अपलोड MBP इंस्टीट्यूट पे कर दिया जाएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।